की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है आज बहुत काम होता है, घास कटाई और दूसरे काम होते हैं आपको, वो सब काम का छोड़ के आप यहाँ आए मेरी बात सुनने के लिए। और ये इस तरह डिस्टर्ब ना करें प्लीज। हाँ, तो अभी तो यहाँ सभी ने सारी बातें बताई। मुझे मालूम है आपके कई परेशानियां हैं, कई मुश्किलात हैं। मैं यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद देख रही हूँ। मुझे पता है जैसा कि यहाँ बताया जावेद साहब ने कि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इसको बेरोजगारी है, बेकारी है, नरेगा के प्रॉब्लम्स है, कैजुअल लेबर्स के प्रॉब्लम्स हैं, राशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने जो अगर कोई है वो ये है कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे साथ हुआ कि कोई अनहोनी हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है, कोई भूचाल आता है तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद थम जाता है। मगर जो भूचाल 2019 5 अगस्त को आया वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप बोलेंगे कैसे? 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया, उसके बाद दिल्ली से रोज कोई ना कोई नया ऑर्डर आता है। एक ऑर्डर जो हमारे पास, जो हम 370 की वजह से हम अपनी जमीनों के मालिक थे, हम अपनी सरकारी नौकरियों के मालिक थे, हम अपने वसाइल के मालिक थे, मगर धीरे धीरे जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो लूट रही है उसको। हमारी जमीन से शुरुआत करके हमारी नौकरियां, हमारे नौजवानों को जो सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी उसमें भी हिस्सा उनको जाता है। तो इसलिए ये भूचाल रुका नहीं है, ये चल रहा है। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो खुदा ना खास्ता हम मलियामेट हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ ये बेरोजगार है, ये बोलेंगे इनके पास क्या इलाज है, नौकरियों का क्या इलाज है। आप अगर याद करोगे 2002 में जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने तकरीबन 1 लाख रहबर तालीम टीचर लगाया, गांव गांव जगह जगह, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई BA, कोई MA, जो गांव में रहता था वो टीचर बन गया और उसको अप्लाई भी नहीं करना पड़ा, उसके घर उसका ऑर्डर पहुंचा। चाहे रहबर तालीम हो, रहबर सियाहत हो, रहबर जंगलात हो, हमने कोशिश की 3 साल के वक्त में जो कुछ मुफ्ती साहब से बन पड़ा हमने कर लिया। उसके बाद 2014 में मुफ्ती साहब ने तकरीर की और तकरीर में बोला, बुशुस वनान जम्मू कश्मीर के लुकन, मुझे 40 सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालूंगा, इस खून खराबे से निकालूंगा। मगर हमारी बदकिस्मती 40 नहीं, कश्मीर ने 25 दी, जम्मू ने 3 सीटें दी। देखिए, जब तक अमन नहीं होता, जब तक मसले कश्मीर के ऊपर बातचीत नहीं होती, जैसे आपको याद है 2002 में जब मुफ्ती साहब आए थे, वाजपेयी जी वजीर आजम थे, मुफ्ती साहब ने बातचीत शुरू करवाई, पाकिस्तान के साथ भी बात हुई, हमारे रास्ते खुले, अमन आया, मिलिटेंसी कम हुई, तरक्की शुरू हो गई, सड़कें बनना शुरू हो गए, कॉलेज बनना शुरू हो गए, बिजली मिलने लगी। तब तक तो बिजली का नामो निशान नहीं होता था। इसी तरह रोजगार मिलने लगा, मगर वो तब जब पहले मुफ्ती साहब ने अमन कायम किया, दोस्ती कायम की आपस में दोनों मुल्कों के बीच में। इसलिए किसी भी तरक्की के लिए अमन का होना, चैन का होना। आज जम्मू कश्मीर के लोग का सुकून खत्म हो गया है, आराम खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है उनके पास। चेहरे पे मायूसी, मैं कश्मीर में होती हूँ वहां भी मायूसी, मैं पीर पंचाल गई वहां भी मायूसी, मैं चिनाब वैली में घूमी वहां भी मायूसी। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है उसकी टोपी, उसकी पगड़ी, उसकी चादर, और इन लोगों ने हमारे सर से हमारी चादर छीन ली, हमारे सर से हमारी पगड़ी छीन ली। 370 कोई पाकिस्तान या दिल्ली या चीन से नहीं आया था, यहाँ के महाराजा ने उस वक्त दिया था। क्यों? ताकि हमारी जमीन हमारे पास रहे, हमारे हुकूक कोई हमसे छीने ना, हमारी नौकरियां हमारे नौजवानों को मिले, बाहर के लोग हमारी नौकरियों पे काबिज ना हो जाए। मगर 2019 5 अगस्त से ना हमारी जमीन पे हमारा हक रहा, ना हमारी नौकरियों पे। अगर 10 नौकरियां निकलती हैं तो उसमें से 5 या 6 बाहर जाती हैं, 3-4 यहाँ रह जाती है। तो क्या करेगा नौजवान? आज हमारा नौजवान
बेकारी बेरोजगारी के साथ साथ ड्रग का शिकार हो गया, ड्रग्स लेते हैं, खुदकशियां करते हैं, बहुत मुश्किलात हैं। तो इसलिए इनका बीजेपी का क्या है? बीजेपी तो किसी के सगे नहीं है। मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया था जम्मू कश्मीर की सालमियत, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस, जम्मू कश्मीर का 370, जम्मू कश्मीर का 35A की हिफाजत करने के लिए। हमने उनसे बोला पहले लिख के दो कि हम 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, 35A को हाथ नहीं लगाएंगे, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को हाथ नहीं लगाएंगे, तब हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। और वही हुआ, जब उन्होंने लिख के दिया तब हमने सरकार बनाई। सरकार भी गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। यानी वो जो सरकार बनाई थी मुफ्ती साहब ने, सब कुछ दांव पे लगाया, अपना नाम, अपनी जमात, मगर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए। आज अगर हम लोग अभी हम नहीं जागेंगे, हम सोचते हैं क्या हो गया, वही क्या गो, पत क्या गो, मगर मैं इन नौजवानों की बात कर रही हूं। आपके पास आपको पांव धरने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं बचेगी। नौकरी तो बात की बात है। अगर हम लोग अभी नहीं जागे, अगर हम लोग अभी जद्दोजहद नहीं करेंगे, बीजेपी ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने तो मुल्क में जो भी हमारे इदारे हैं सब खत्म कर दिए। इंसान को जब जुल्म होता था अदालत चला जाता था, बोलता था शायद जमानत मिल जाएगी, आज तो जमानत भी नहीं मिलती, आज तो सिर्फ जेल, नो बेल, सिर्फ जेल। आज भी आपको पता है कश्मीर में कई अखबार वालों को गिरफ्तार करके बंद रखा हुआ है, 700 से ज्यादा नौजवानों को बंद कर दिया है। पकड़ दकड़ का माहौल है। मुझे पता है लोगों को डर लगता है, अगर हम बात करेंगे शाम को थाने बुलाया जाएगा हमको। हर तरह की मार है, हर तरह हम मुसीबत में हैं। यहाँ हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, इनको अच्छे अस्पताल चाहिए, मुझे मालूम है। आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, ये सब जरूरत की चीजें हैं। मगर उससे पहले हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी इज्जत, हमारे हुकूक, वो भी जरूरी है। उनको वापस लाना ज्यादा जरूरी है मेरे मानने से। क्योंकि घर में अगर किसी बुजुर्ग की पगड़ी उछालो, फिर उसको सोने के बर्तन में खाना परोस के दो, तो क्या फायदा? बताइए, आप ही बताओ, क्या कोई फायदा है? इसलिए मैं आप जितने भी आप यहाँ आए हैं, आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप इस वक्त, जब मैं अपने वक्त में थी तो इन बहनों को कहना चाहती हूँ, मैंने एक कानून लाया था। वो कानून ये था कि जो मिल्कियत, जो जमीनें जायदाद आप औरतों के नाम पे खरीदेंगे, उसमें हम स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाएंगे, यानी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, 1 साल के अंदर लोगों ने बेटों के बजाय, भाइयों के बजाय, आदमियों के बजाय औरतों के नाम पे जमीन खरीदना शुरू किया। आते आते वो कानून भी उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि जब बहन के नाम, बेटी के नाम, बीवी के नाम जमीन हो तो उसका हक बनता है, उसके नाम जायदाद हो तो उसका हक बनता है। बहुत सी कोशिश हमने किया था, कैजुअल लेबर है उनको भी परमानेंट रेगुलर करने का हमने एक फैसला किया था, मगर काम अधूरे रह गए। आज मैं कश्मीर से आई हूं ये जानने के लिए क्या आपके दिल में वो दर्द है जो कश्मीर में हम महसूस करते हैं, क्या वो तकलीफ आप महसूस करते हैं? ये जो जम्मू कश्मीर है, ये गांधी के जम्मू हिंदुस्तान से मिला था। वो गांधी का हिंदुस्तान जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रहते हैं, जिसमें अबू कलाम आजाद रहते थे। हम तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी, ऐसे मुसलमान है पाकिस्तान से हिंदुस्तान से। ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ हमारी इज्जत महफूज रहेगी, यहाँ हमारी जमीनें महफूज रहेंगी, यहाँ हमारा रोजगार महफूज रहेगा। मगर बीजेपी ने आके सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो 370 के बाद बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको आपके चेहरे की मायूसी नजर नहीं आती, उनको हमारी तंगदिली नजर नहीं आती। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ के गरीब आदमी के लिए जहर खाना भी मुश्किल हो गया है, वो भी महंगा हो गया है। क्योंकि जब आप पेट्रोल पे कीमत बढ़ाते हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और कुछ लोग जो बाहर के ठेकेदार हैं वो यहाँ बड़े बड़े ठेके लेके अमीर हो रहे हैं, और यहाँ का जो छोटा मोटा ठेकेदार है
جو 1 लाख का काम करता था 2 लाख का काम करता है, वो भी अब 1 लाख ठेकेदार ले जाता है, बी सी डी को कुछ नहीं मिलता है। मुझे आपकी सारी परेशानियों का मालूम है, मैं बेखबर नहीं हूं किसी चीज के साथ, मगर मैं आज आई हूं आपको ये बताने के लिए कि मैंने इस जुल्म, इस बर्बरियत के खिलाफ एक आवाज उठाई है। मेरी आवाज बहुत कमजोर है, जब तक मेरी आवाज के साथ आप अपनी आवाज नहीं मिलाएंगे, मेरी आवाज में कोई दम नहीं है। क्या आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे? आज कोई इलेक्शन नहीं है, आज कोई सरकार बनाने वाली बात नहीं है। आज मैं सिर्फ इसलिए आई हूं कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमारा वजूद मलिया मेट हो जाएगा। हम जो सर उठा के पगड़ी बांध के चलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का वजूद मिट जाएगा। हमारे नौजवान, हमारी आने वाली नस्लें, फिर ढूंढना पड़ेगा वो जो गुजर भाई होता था कश्मीर का, वो कहाँ है, उसकी शक्ल कैसी होती थी, वो जो कश्मीरी होता था वो कैसा होता था। क्योंकि हमारे जो जिस तरह से ये कर रहे हैं, अभी मैंने एक ऑर्डर देखा कि पुलिस वाले जितने भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का ऑर्डर देखा मैंने लद्दाख के लिए, जिनको 22 साल सर्विस हो गए हैं, 48 साल उम्र हो गई है, उनका लिस्ट भेज दो। यानी जो हमारे लोग नौकरियां करते हैं, उनको 22 साल में ही, 48 साल की उम्र में ही ये उनको रिटायर करना चाहते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो जो मुल्क जिसके साथ हमने गठजोड़ किया, जिससे हम मिले, उसमें तो ये कानून कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही क्यों ये कानून कि आपके बच्चे को बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलेगी और 22 साल के बाद उसको निकाल दो नौकरी से? ये कैसे चलेगा? क्या हमें इन मजालिम के खिलाफ लड़ना है, नहीं लड़ना है? हमने अपना जो तशख्खुस हमारा खो गया है, उसको वापस लेने के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आप मायूस तो नहीं हैं? ऐसा तो नहीं लगता है कि जो गया वो वापस नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। कहते हैं ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, उसको मालूम है हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर हम अपनी मदद आप करेंगे, वो भी हमारी मदद करेगा, मगर अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो भी हमारी मदद नहीं करेगा। मुझे पता है नमाज का वक्त हो गया, आप लोग बेचैन हो रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो बच्चियाँ मेरी आई हैं, बहनें आई हैं, नौजवान, उनकी यहाँ बहुत बड़ी तादाद है। बच्चों, मैं आज आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, आपका साथ कदमे दिल में सखने, आपकी आवाज मेरी आवाज से मिलेगी तो जो हिंदुस्तान का आईन है, जो हिंदुस्तान का ऐवान है, आईन नहीं, जिस ऐवान ने चोरी छुपे हमसे हमारा तशख्खुस छीन लिया, वो ये जान ले कि जम्मू कश्मीर का गूल का नौजवान इस बात से हमसे खुश नहीं है, बल्कि वो कमर बस्ता है कि जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको हम वापस लेंगे। वापस लेंगे नहीं लेंगे? आप साथ दोगे नहीं दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैं यहाँ इम्तियाज शान साहब और इनके साथ जो टीम है पूरी, शाहबाज साहब, मुदस्सिर साहब, जावेद साहब, जितनी भी इनकी टीम है यहाँ पर, उसको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दूर दूर से मेहमान